जैसे ऋषभ पंत का एग्जाम्पल लें, उनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके घुटने के सारे जो मेन रस्से थे वो टूट गए थे। सर्जिकली बहुत अच्छा काम हुआ, ऋषभ ने खूब मेहनत की एंड ही इज बैक इन एक्शन। लेकिन इन सब चीज़ों का आपके जोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा, अभी नहीं, आने वाले सालों में। हमारी जो ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए, जिस पोजीशन में हमें काम करना चाहिए, वो हम उतना नहीं ध्यान दे के कर पा रहे जितना हमारे नॉर्मली होना चाहिए। फिजियोथेरेपी कभी नुकसान नहीं दे सकती, वर्जिश करना कभी नुकसान नहीं दे सकता। डायबिटीज़ मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर हम अपना वज़न का ध्यान नहीं रखते तो वज़न, डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों की वजह से हमारी जोड़ की जो झिल्ली है उसकी ज़िंदगी कम होनी शुरू हो जाती है। जितनी आप अपनी मसल्स की लोडिंग करेंगे, जितनी आप अपनी बोन्स की लोडिंग करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बेटर हो जाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन बेटर रहती है, आपकी स्टेबिलिटी बेटर रहती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम भाषा में गठिया बाय कहते हैं, गठिया बाय एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपके शरीर के लड़ने की ताकत आपके जोड़ों के खिलाफ हो जाती है। जोड़ों में सूजन आ जाती है, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे अगर पूरा 0 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक घूमता था, अब वो सिर्फ 90 या 100 डिग्री घूमना शुरू हो जाता है। जोड़ थोड़े थोड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं बिकॉज उनके अंदर फ्लूइड भी ज़्यादा आ जाता है और एक्स्ट्रा बोन बननी शुरू हो जाती है। हम लोग एज डॉक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग कामकाज वाले लोग हैं, तो हम बेस्ट टाइम ऑफ द सन के बारे में बात करते हैं, जो कि 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे हम लोग मानते हैं बेस्ट होगा। जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कहेगा, IFT कहेंगे, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लेजर्स वगैरह कहेंगे, उनका फ़ायदा काफ़ी है। अगर आपकी पेन एकदम बड़ी एक्यूट हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसको लेवल को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, सूजन कम हो, उसके अंदर ये फ़ायदे में करती हैं। बच्चों के अंदर एक तो उनका वज़न कम होता है, दूसरा उनकी उगने वाली हड्डी होती है, तो वो चोट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फिर से अपना ढाल, जिसको हम अंग्रेज़ी में रीमॉडलिंग कहते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आर्थराइटिस, इसका नाम सुनते ही आपको लगता होगा कि अरे ये तो बड़े बूढ़ों की बीमारी है, इसके बारे में हम जानकर क्या ही करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ज़्यादा सोचें, आपको बता दें कि ये यंगस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रही है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ इनमिटी स्वास्थ्य चर्चा में 2 बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें आर्थराइटिस का A to Z समझाएंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है डॉक्टर गुरिंदर बेदी, प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड HOD ऑर्थोपेडिशियन, फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली। हमारे साथ है डॉक्टर हाविन टंडन, सीनियर कंसल्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। आप दोनों का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में हम चाहेंगे कि आर्थराइटिस से रिलेटेड जितने भी लोगों के मन में सवाल हो, उन सभी का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, इसके लक्षण, उपाय, इलाज, सब कुछ जानेंगे। तो आई होप, सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ आप दोनों से कि आप दोनों कैसे, और आप दोनों ने खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है, प्लीज। मेगा, वैसे मुझे नहीं लगता हमारी लेवल ऑफ फिटनेस इतनी कोई बहुत उच्च दर्जे की है, बट जैसे भी देखा जाए, आई थिंक एक दो हम दोनों सर्जन हैं, सो हमारा ज़्यादातर टाइम खड़े होके निकलता है। हमारे काम में खड़ा काफ़ी होना पड़ता है, एंड आई थिंक छोटी छोटी चीज़ों का हम ख्याल रख लेते हैं अपना, जैसे नियमित टाइप से एक्सरसाइज और खान पान का हम ध्यान रख लेते हैं। थोड़ी कोशिश ज़रूर होती है कि जितने फिजिकली एक्टिव बन पाएँ उतना बेहतर रहें, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर किसी को सलाह देंगे तो सलाह देने से पहले अपने ऊपर लागू करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें अपनी तरफ देख के भी केयरफुल रहना ही पड़ता है। राइट, आपने बहुत सही, मतलब ये बहुत सही बात भी कही। आजकल की जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो चुकी है, खुद को फिट रखना, अपने हेल्थ पर जितना हम ध्यान दे सके वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एट द एंड सेहत अच्छी रहेगी तो ही जाकर के हम बाकी चीज़ें भी इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो गुरिंदर की बात को मैं थोड़ा सा और जोड़ूंगा। एक एवरेज ऑर्थोपेडिक सर्जरी 2 से 3 घंटे एक सामान्य बात है, जिसमें हम लोग या तो इक्विपमेंट या हमारे को एक्सरे वाले केसेस में एक लेड एप्रन पहनना पड़ता है जो करीबन 8 किलो का होता है। तो हमारी रोज़ पसीना निकालने वाले काम होते रहते हैं, एंड हॉस्पिटल्स में चलना फिरना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, उससे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग फिट रहें। बिल्कुल, ऐसे हमें खुद को भी ऐसे फिट रखना भी चाहिए कि जितनी छोटी छोटी चीज़ें, उससे टाइम निकाल करके हम जितना हो सके फिजिकल एक्टिविटी करते रहे। ओके, तो इस इंटरव्यू का सबसे पहला सवाल डॉक्टर गुरिंदर मेरा आपसे होगा कि जैसा हमने बात की कि आर्थराइटिस पहले बड़े बूढ़ों की बीमारी के नाम से जाना जाता था, बट आज यंगस्टर्स में भी इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अचानक से इतने केसेस बढ़ने लगे हैं? प्लीज़ इसके बारे में बताइए।
सो मेगा इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो एवरेज एज जो हम देखते थे वो थोड़ी कम होती जा रही है। मैं नहीं कह रहा कि वो ज़्यादा उम्र के साथ साथ कोई वो वाले लोग कम हो गए हैं, बट छोटी उम्र में ज़्यादा लोग आने शुरू हो गए हैं। जो हमारी एस्टिमेशन है उसके हिसाब से ये है कि एक तो हमारी एक्टिविटी लेवल्स बहुत कम हो गई हैं, उसके कारण हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ और हमारी हड्डियों की स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती जा रही है। ओवरऑल एक्टिविटी भी हमारी काफ़ी कम है, उसके कारण कार्टिलेज जो हमारे सरफेसेस पे लगा होता है उसकी न्यूट्रिशन उसकी जो उसको जो अब अपनी पूर्णता अब मिलनी चाहिए वो पूरी तरह से मिल नहीं पा रही। दूसरा ये भी है कि हम जिस पोजीशन में हम ज़्यादातर अपना टाइम निकालते हैं, जैसे कोशिश बड़ी है आजकल लोग अपने टीवी वगैरह देखते हैं, 2-2 घंटे देख लेते हैं, टेलीफोन्स पे लगे रहते हैं, तो हर एक चीज़ ऑफ द बॉडी पे असर इसीलिए पड़ रहा है बिकॉज हमारी जो ऑप्टिमम पोजीशन होनी चाहिए, जिस पोजीशन में हमें काम करना चाहिए, वो हम उतना नहीं ध्यान दे के कर पा रहे जितना हमारे नॉर्मली होना चाहिए कंपेयर टू जैसे कोई फार्मर ले लो, कोई खेत में काम करने वाला आदमी, डिफरेंट तरह की फिजिकल एक्टिविटी होती हैं उनकी, तो मसल स्ट्रेंथ कम हो गई, स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, हमारी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हमारी रहन सहन का तरीका ही बदल गया। बिल्कुल, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम पर। और जैसा कि आपने बताया भी, पहले के कंपैरिजन में हमारी फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जिस वजह से इस तरह की और बाकी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं हो ही रही है। ओके मेगा, इसमें एक चीज़ हम लोगों को और देखनी पड़ेगी। हमारे देश में दुनिया भर के मैक्सिमम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। डायबिटीज़ मेडिकल प्रॉब्लम के साथ साथ अगर हम अपना वज़न का ध्यान नहीं रखते तो वज़न, डायबिटीज़ और बाकी बीमारियों की वजह से हमारी जोड़ की जो झिल्ली है उसकी ज़िंदगी कम होनी शुरू हो जाती है। और उसके ऊपर जैसे डॉक्टर बेदी ने बताया, अगर हमने फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम कर दी, हमारे मांसपेशियों की तनाव कम हो गया, सारा जो लोड है वो उन्हीं जॉइंट पे पड़ेगा जो कि बहुत जल्दी अपनी उम्र से कहीं जल्दी खराब हो जाएंगे। एग्जैक्टली। और डायबिटीज़ की आप बात कर रहे हैं तो आई थिंक इंडिया को तो वर्ल्ड का डायबिटिक कैपिटल कहा जाने वाला है। लास्ट ईयर 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ मिली थी एक रिपोर्ट के अनुसार, और 13 करोड़ लोग जो थे वो प्री डायबिटिक थे। तो इस वजह से भी आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ओके कूल, मूविंग ऑन। डॉक्टर, मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि आर्थराइटिस कितने टाइप्स के होते हैं, और जो भी टाइप्स आप बताएंगे तो उनके बीच में डिफरेंस भी बताइएगा कि कैसे वो अलग है, उनके सिम्टम्स कैसे अलग है। ठीक, आर्थराइटिस जैसे एक अंग्रेजी का शब्द है, सोच लीजिए एक बहुत सारी बीमारियों का मिला जुला स्टेटमेंट है। मैं आम भाषा में समझाऊं, हम अगर बोलते हैं कि हमें बुखार है, फीवर है, वो डायग्नोसिस नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि मेरे शरीर का ताप बढ़ गया है। वैसे ही आर्थराइटिस बताने का तरीका है कि मेरे जोड़ों में सूजन या जोड़ों में कोई दिक्कत आ रही है। ये आर्थराइटिस आपका मेडिकल और दूसरी बीमारियों के साथ जुड़ सकती है। कई बार ये आर्थराइटिस, जिसको हम हिंदी में गठिया बाय कहते हैं, उसकी तरह होती है, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में रूमेटॉइड आर्थराइटिस ग्रुप कहते हैं। तो गठिया आपकी एक जेनेटिक रेशियल बीमारी हो सकती है, उसको हम प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या मेडिकल कंडीशंस में हो सकती है जिसके अंदर ये सारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ग्रुप्स आते हैं। आर्थराइटिस हम दूसरी तरीके से डिवाइड करते हैं, क्या ये हमारे मेन वजन लेने वाले जोड़ों के ऊपर अटैक कर रही है, जैसे घुटना, कूला, या आपकी रीढ़ की हड्डी बीच वाले जोड़ों के ऊपर ये ज़्यादा अटैक कर रही है। इन 2-3 तरीके से हम इसको भाग करते हैं। ओके ग्रेट, ठीक है। तो आई थिंक जिन लोगों को इस जो जैसा कि आपने बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। मूविंग ऑन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आखिर जो गठिया है या आर्थराइटिस है उसके सिम्टम्स क्या है, और क्या अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं हमें अपनी बॉडी में जो दिखाई देते हैं कि हाँ अब हमें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम अब सीरियस होते जा रही है। तो जो अर्ली सिम्टम्स है, अर्ली वार्निंग साइंस है, प्लीज़ सर आप उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर जब अर्ली सिम्टम्स शुरू होते हैं, लोगों को लगता है जी कि उनकी चलने की क्षमता कम होती जा रही है। कि पहले अगर वो 2-3 किलोमीटर बड़े आराम से मॉल में घूम लेते थे, अब वो 1-8 किलोमीटर के बाद कुर्सी ढूंढना शुरू कर लेते हैं। कुछ चीज़ें उन्हें ज़्यादा करनी शुरू हो जाती हैं, जैसे ही सुबह बिस्तरे से उठते हैं, जैसे बाथरूम वगैरह जाने के लिए उनको लगता है कुछ टाइम लगता है उनको अपनी घुटनों को सीधा करने, अपनी बैक को सीधा करने में, हाथ को हिलाने में।
जब थोड़ी देर चल लेते हैं तो कई बार आराम भी आ जाता है। एक उठने बैठने, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी परेशानी शुरू हो जाती है कि पाँव जब ऊपर रखते हैं, जो पहले एक-एक करके चढ़ पाते थे, अब एक-एक स्टेप लेके चढ़ पा रहे हैं, एक स्टेप के ऊपर पाँव फिर उसके ऊपर। एक उनको ये भी लगता है कि जैसे थोड़ी देर बैठ गए, खाना खाने के लिए बैठ गए, उठने लगे तो जोर बड़ा लगता है उनको, बिकॉज़ उनके जो जोड़ हैं उनके ऊपर प्रेशर आता है, वो दर्द करते हैं। उनको प्रेशर रिलीव करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि थोड़ा हाथ दबाएं टेबल के ऊपर या कुछ करें। तो उसके साथ साथ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जोड़ों में सूजन आ जाती है, कि रेंज ऑफ मूवमेंट, जैसे अगर पूरा 0 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक घूमता था, अब वो सिर्फ 90 या 100 डिग्री घूमना शुरू हो जाता है। जोड़ थोड़े थोड़े बड़े लगने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनके अंदर फ्लूइड भी ज़्यादा आ जाता है और एक्स्ट्रा बोन बननी शुरू हो जाती है। साथ साथ में कई बार डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, टांगे जैसे अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं, बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। कभी कभी हल्का हल्का सा टेम्परेचर भी रेज हो जाता है इन जोड़ों के अंदर। ओके। तो सब कुछ आता है, सुबह भी प्रॉब्लम आती है, शाम होते होते और थकान भी हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, सूजन हो जाती है, जोड़ थोड़े से डिफॉर्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हम ज़्यादातर देखते हैं सिम्टम्स और साइंस के तौर पे। तो ये अर्ली वार्निंग साइंस है जो बताते हैं कि हाँ अब आर्थराइटिस का ये सिम्टम्स है, तो अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम जो है वो मेरे आ ख्याल चुका से है। सबसे पहली चीज जो शायद गुरिंदर बताना चाह रहे हैं, दर्द पेशेंट को उस जोड़ में सामान्य काम में भी होना शुरू हो जाए। अगर हम आम भाषा में समझाएं, हमने नया टायर गाड़ी का या नया जूता खरीदा, आपका गद्दी जो रबर है वो सोच लीजिए 2 इंच का है। हम सब लोगों की इस्तेमाल में उम्र अनुसार हमारे जोड़ की गद्दी ने कटना है। अगर वो जोड़ की गद्दी उम्र से जल्दी कटने लगेगी तो वो सबसे पहली चीज़ दर्द, सूजन, अकड़ाहट देगी। स्टिफनेस इज द नंबर 1 सिम्टम। ओके, ठीक है, ग्रेट। मूविंग ऑन, डॉक्टर आपसे मेरा सवाल होगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये दोनों कैसे अलग है, इनके सिम्टम्स अलग है, इसके बारे में प्लीज बताइए। ऑस्टियो आर्थराइटिस कहने का मतलब है कि मेरा जोड़ उम्र के बाकी लोगों के मुकाबले में जल्दी घिस रहा है। तो अगर हम लेके चलें दुनिया के डेटा को, हम जब तक 70 साल तक पहुंचते हैं करीबन 40% सब लोगों को जोड़ की प्रॉब्लम होगी। चाहे हम अपनी जवानी में जितने स्वस्थ रहे हों, 40% को होगी और करीबन 25% को डॉक्टर का इलाज ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं किस देश में हूँ, मेरी क्या फैमिली है, मेरी क्या जीन्स हैं, उसके ऊपर यह निर्भर है कि कई जीन्स में कूल्हे की आर्थराइटिस ज़्यादा हो है, हम लोगों के देशों में घुटने की आर्थराइटिस ज़्यादा है। तो दैट इज़ वन थिंग कि हमारे पुश्तैनी हमें क्या मिलता है। मतलब ये डिपेंड करता है हमारी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड, इवन कंट्री, हम किस रीजन के हैं। जैसे हम इंडिया का कोई बंदा अगर यूरोप अमेरिका भी जाता है, वो अपनी जीन्स नहीं बदल सकता, तो उनकी वो वाले जोड़ों की प्रॉब्लम देखी जाएगी। दूसरा आपने पूछा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको हम आम भाषा में गठिया बाय कहते हैं। गठिया बाय एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें आपके शरीर के लड़ने की ताकत आपके जोड़ों के खिलाफ हो जाती है। इसको अंग्रेजी में ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, कि आपकी फाइटिंग पावर आप ही के जोड़ के अगेंस्ट काम करने लगती है और ये बढ़ती जाती है अगर इसको तरीके से इलाज ना किया जाए। ठीक है, ओके। तो इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंशिएट किया, और जैसा कि आपने बताया भी कि जेनेटिक फैक्टर, रीजन जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्थराइटिस के लिए। ओके, डॉक्टर गुरिंदर, मेरा आपसे सवाल होगा कि आर्थराइटिस के अर्ली प्रिवेंशन को, मतलब अगर हम आर्थराइटिस से खुद को बचाना चाहते हैं तो अर्ली स्टेज में आर्थराइटिस डिटेक्ट हो जाए, उसके लिए हमें टाइम टू टाइम कौन कौन से टेस्ट कराते रहने चाहिए? सो हमने जैसे बात की अभी कि 2 टाइप के आर्थराइटिस मेन होते हैं। एक तो वो जो उम्र के साथ साथ होने वाला है, दूसरा जो आपकी इनहेरेंट टेंडेंसी है होने का, जिसे हमने ऑटो इम्यून आर्थराइटिस का। दोनों ना बिल्कुल ही अलग अलग सी चीज़ें हैं। तो पहला वन जैसे आपने आपको समझाया कि वो तो वैसे है जैसे लोगों के बाल खराब होना, बाल सफ़ेद हो जाना, तो हर एक को कोई ना कुछ तो होना ही है। किसको कितना होएगा वो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वो जैसे हमने बताया कि जेनेटिक्स हो सकती है, आपका रहन सहन कैसा है, आपका वेट कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है, आपकी कोई पुरानी चोटें वगैरह नहीं है, तो ये सब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके अंदर
पता तो आप ये कभी ज़्यादातर ड्रामेटिक नहीं होता कि एकदम जैसे आ जाता है, वो धीरे 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 खराब होता है। जो सेकंड वाला आर्थराइटिस है, जो हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैटेगरी का है, बेसिकली उसे आजकल इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, वो ज़रूर है जो आपको डिटेक्ट कर सकते हो ब्लड टेस्ट के कारण। कई बार कुछ कुछ एक्सरेज भी जैसे हाथों का एक्सरे वगैरह में आ सकते हैं, मगर उसके लिए टेस्ट अच्छे हैं। ये जो पहला वाला है जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, इसके लिए कोई खास ऐसे ब्लड टेस्ट नहीं बने हुए। जब भी होएगा पेशेंट से बात करके, उसकी हिस्ट्री लेके, उसका एग्जामिनेशन करके, उसके एक्सरे लेके आप बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है। कई बार एमआरआई भी ले सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के काफ़ी सारे टेस्ट हैं, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो बिल्कुल डायग्नोस्टिक हो कि बस ये हो गया तो ये हो जाएगा। बट कॉन्स्टलेशन होती है, सिम्टम साइन देखे जाते हैं, उनका देखा जाता है। तो अर्ली वार्निंग साइन तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, हावी ने आपको बताया था कि पेन इज द फर्स्ट थिंग दैट पीपल विल कम विद। उसके बाद देन यू विल हैव टू सी कौन सा जोड़ अफेक्टेड होता है, सुबह ज़्यादा होता है, शाम को ज़्यादा होता है, सीजनल वेरिएशन क्या है, सोजन कितनी आ जाती है। अब जैसे गाउट वाले पेशेंट होंगे, वो बोलेंगे जी मैं रात को एकदम दर्द होती है और मेरे अंगूठे में, पाँव के अंगूठे में दर्द होती है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर। जो एज रिलेटेड है उसमें ज़्यादातर बड़े जोड़ों में दर्द होते हैं। ओके, ठीक है। तो जो आपने मोस्टली जो है ब्लड टेस्ट एक टाइप का हम करवा सकते हैं, ताकि अगर इसके बारे में पता लगाना हो तो। ठीक है, ओके। सर आपसे मेरा सवाल होगा कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि फिजियोथेरेपी, योगा और सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज गठिया को ठीक कर सकते हैं, आर्थराइटिस को सही कर सकते हैं। तो क्या ये सच है? इससे ठीक हो सकती है चीज़ें या नहीं? आप बार बार कहोगे कि मैं कॉमन एग्जाम्पल्स बार बार घुसा देता हूँ। सबसे आसान तरीका समझने का, आपकी टायर, वापस हम उसी पे जाते हैं, मेरा एक पंक्चर है, उसकी हवा धीरे धीरे कम हो रही है। अगर मैं उसमें हवा भरता रहूँगा तो मेरे टायर और ट्यूब की लाइफ बनी रहेगी। फिजियोथेरेपी कभी नुकसान नहीं दे सकती, वर्जिश करना कभी नुकसान नहीं दे सकता, योगा करना कभी आपको दिक्कत नहीं दे सकता। क्या वो आपका सवाल है, क्या वो आपकी बीमारी को पूरा पलट देगा? नहीं। अगर आपकी बीमारी शुरुआती स्टेज में है, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मांसपेशी की ताकत प्लस वज़न कम भी हो जाएगा, तो हमें डबल बेनिफिट है। लेकिन अगर आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो आपको हेल्प तो करेगा लेकिन बीमारी रिवर्स नहीं करेगा। तो वर्जिश करना बहुत ज़रूरी, बहुत अच्छा है। ठीक है। तो मतलब जिन लोगों के मन में इस चीज़ को लेकर के मिथ होगा, जो सोचते होंगे कि हाँ इससे सही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। आप खुद को फिट रख सकते हैं, बट इससे ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सही होगी इसका कोई चांस नहीं है, या अर्ली स्टेज में आपको सही रख सकते हैं। ठीक है, ओके। डॉक्टर गुरिंदर, आपसे एक और सवाल होगा मेरा कि नॉर्मल अगर रेगुलर जो जॉइंट पेन होता है या शरीर में अकड़न हो गई, तो इसको हम आर्थराइटिस से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये अलग है जो नॉर्मल रेगुलर जॉइंट पेन्स होते हैं? सो एक तो सिम्टम्स आए कैसे, उसमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। जो नॉर्मली जो हमारे आर्थराइटिस वाले होते हैं वो धीरे 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 करके बढ़ते हैं, वो बीच बीच में कभी कभी सिम्टम बढ़ जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। सो क्रॉनिसिटी जिसे कहते हैं, कितने दौरान से प्रॉब्लम चल रही है, उससे एक बार आइडिया लगता है कि इतना है। रेयर होता है कि आर्थराइटिस जो हम बात कर रहे हैं कि एकदम सुबह, मतलब कि जैसे सुबह उठे और एकदम लग रहा है यार ये मेरी पीठ खराब हो गई, मेरा घुटना नहीं चल पा रहा। जो पहले वाले आपने बॉडी टाइटनेस सिम्टम्स वगैरह बताए, वो दे विल कम, एकदम आएंगे और फिर चले भी एकदम जाएंगे, और बीच में तकरीबन आपको लगेगा जी मेरी तो कहानी ख़त्म भी हो गई। आर्थराइटिस वाले सिम्टम में ना कुछ रह जाएगा, या तो आपकी थोड़ी सी पेन, थोड़ी सी स्टिफनेस, थोड़ी सी स्वेलिंग, दैट इरिटेशन विल नॉट गो अवे कम्प्लीटली। वो अलग बात है कि अपनी एक्सरसाइज से मॉड्यूलेट कर लोगे, कुछ अपनी वो ठंडी सिकाई, गर्म सिकाई से कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, बट कितनी ड्यूरेशन से आया, कैसे आया, कितनी देर तक चला, और एपिसोड्स के बीच में आप कैसे रहे, नॉर्मल हो गए या नहीं अभी भी थोड़े से खराब ही रहे, उससे फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब बेसिकली हमें खुद को मॉनिटर करते रहना चाहिए। दैट्स राइट। अब हम इस वक्त ना एक्सरेज की वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पेशेंट्स के लिए पेशेंट्स को समझा रहे हैं कि जी फ़र्क कैसे पता चलेगा। पता चल जाता है, राइट। तो बेसिकली जितना हम खुद को मॉनिटर करें, हम समझ सकते हैं कि रेगुलर जॉइंट पेन है और जो आर्थराइटिस का पेन है उसमें क्या डिफरेंस है। मेघा, इसमें मैं जोड़ूं एक चीज़? हाँ, बिल्कुल। जैसे इन्होंने समझाने की कोशिश की, आपकी तकलीफ हट्टी होनी चाहिए। हट्टी से मतलब है और ये बढ़नी चाहिए। और अगर हमने ज़रा सी भी एक्टिविटी कोई भी करी, रोज़ दिनचर्या की, हम बैंक तक चले गए, पोस्ट ऑफिस, और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आए,
इसका मतलब आपको इस पे ध्यान देना है। देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो मतलब कोई भी छोटी मोटी एक्टिविटी में भी अगर हमें उस तरह का पेन या स्टिफनेस फील हो, तेज बढ़ रहा हो, तेज बढ़ रही है, तो दैट इज आर्थराइटिस। रेगुलर जॉइंट पेन्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए होंगे एंड देन ठीक हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, ओके। सर आपसे एक और सवाल होगा कि कई बार बचपन में कोई इंजरी हो जाती है या कोई एक्सीडेंट कभी हो गया, तो क्या चांसेस है कि आगे चलकर ये आर्थराइटिस का कोई कारण बन सकता है? बच्चों के अंदर एक तो उनका वजन कम होता है, दूसरा उनकी उगने वाली हड्डी होती है, तो वो चोट के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फिर से अपना ढाल, जिसको हम अंग्रेज़ी में रीमॉडलिंग कहते हैं, वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन कई बार चोट बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाए जोड़ में, या उस चोट की वजह से आपके वज़न लेने वाले जोड़ों की दिशा बदल जाए, कि आपने देखा होगा कई बच्चे बिल्कुल उनकी टांगें कमान जैसी होती हैं, या दूसरी तरीके से बिल्कुल बाहर को निकली होती हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में नॉक नीज कहते हैं। इन दोनों स्थिति में अगर मेरा जोड़ टेढ़ा है तो वो घिसेगा भी तो टेढ़ा ना। जैसे जैसे बच्चे की उम्र आने वाले 20-30 साल में बढ़ेगी, उसके जोड़ का कुछ हिस्सा ज़्यादा जल्दी घिसेगा, ज़्यादा डैमेज होगा। मतलब चांसेस हैं। बट मेगा इसमें यही होता है कि जैसे स्पोर्ट्स पीपल वगैरह होते हैं, जब वो आते हैं कि बहुत यंग एज पे आ जाते हैं, अ लॉट ऑफ देम ना, बिकॉज स्पोर्ट्स में डेडिकेशन बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है, उनकी ना कई बार इंजरीज काफ़ी लंबी कैरी ऑन होती जाती हैं। तो हमारे लिए वो एक अलग कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस बन जाता है। एक तो हमने बात की अपनी उम्र के साथ, दूसरे हमने बात की जो ऑटो इम्यून वाला, ये तीसरी कैटेगरी बात है, इसे लेट अस कॉल इट एज चोट के कारण या पोस्ट ट्रॉमेटिक, विच कैन इंक्लूड आपके वो भी हो जाएंगे जो बचपन के जो आप चोटें बोल रहे हो, ये वो भी हो जाएंगे। जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल चला रहा था, मेरे एक्सीडेंट हो गया और मेरी जोड़ की जो स्मूथनेस थी वो कम हो गई, मेरे लिगामेंट टूट गए, अब मेरा घुटना ज़्यादा लचक खा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। ये कैटेगरी एक और होती है विच इज़ जो आजकल हम लोग बहुत देखते हैं। उसी के कारण आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन बड़ी आजकल पॉपुलर ब्रांच हो रही है, बिकॉज़ ये वाली कैटेगरी में वो चोट लगने वाले लोग काफ़ी आ रहे हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं। और इसकी कहानी सिर्फ ये है कि बाद की उम्र के लिए प्रॉब्लम बचा सके, ताकि ये ना हो कि अभी तो ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, जैसे आपने बोला ज़्यादातर लोग तो ठीक हो जाते हैं, बोलते हैं वो तो गया, बट उसकी कई बार रेजिड जो बचे कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, वो लेके लोग आ जाते हैं 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, तो वो एक अलग कैटेगरी बन जाती है। बिल्कुल, आपने जो स्पोर्ट्स पर्सन वाली बात की, इस पे भी हम लोग आगे एक बात करेंगे। एक और मेरा सवाल होगा कि एक्यूपंक्चर और कायरोप्रैक्टिस केयर जो होता है, उसका क्या रोल है आर्थराइटिस के प्रिवेंशन में? क्या इससे गठिया को रोका जा सकता है? या अगर सवाल है कि रोका जा सकता है, उसका जवाब शायद होएगा कि नहीं। क्या? गठिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे दर्द, स्टिफनेस, स्वेलिंग वगैरह, इसके अंदर दोनों की दोनों चीज़ें काम कर सकती हैं, बिकॉज इससे एटलीस्ट आपकी दर्द कम हो सकती है, आपकी जो स्टिफनेस आ रही है वो कम हो सकती है। एक पेशेंट्स को ना थोड़ा सा पेन रिलीफ मिलने के कारण थोड़ा सा आश्वासन लग जाता है कि वो अपनी और एक्सरसाइज कर पाएंगे, तो वो थोड़ी सी कॉन्फिडेंस उनमें बढ़ जाता है। रात दिन एकदम ही कई लोग हिम्मत ही हार जाते हैं कि जी मुझे तो अब प्रॉब्लम हो गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो दीज आर ऑल समथिंग जो हम सब के सब एडवोकेट करते भी हैं, ताकि एटलीस्ट उस वक्त तो फ़ायदा हो जाए। बट अगर आपका सवाल है कि लंबी दौरान में फ़ायदा काफ़ी लिमिटेड है। मतलब तुरंत अगर किसी को रिलीफ चाहिए तो दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ये चीज़ ओके, ग्रेट, ठीक है। एक हमारा सेशन होगा बेसिकली मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, आप दोनों को बताना है कि ये मिथ है या फिर फैक्ट है। तो सबसे पहला है कि कई लोग कहते हैं कि एसी की वजह से, बेसिकली एसी की हवा की वजह से आर्थराइटिस का रिस्क आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो मिथ है और फैक्ट? टोटल मिथ। हाँ, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। इस हिसाब से तो जो ठंडे देश हैं या हमारे ही देश में जो ठंडे प्रांत हैं, वहाँ सब लोगों को जोड़ खराब हो जाने चाहिए। नहीं, गलत। मगर ये ज़रूर कहना ठीक होएगा कि लोगों को अपनी जोड़ की दर्दें ज़्यादा महसूस, अकड़ाहट बढ़ जाती है। हाँ वो है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, लेकिन बीमारी नहीं बढ़ती। बीमारी नहीं बढ़ती, मगर ये ज़रूर है कि उनको ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा स्टिफनेस लगनी शुरू हो जाती है। अगर उनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो वो और वर्स कर सकते हैं इस चीज़ को। बेसिकली वो ध्यान आकर्षित करता है, वो बीमारी की शुरुआत नहीं है। ठीक है, ओके, बढ़ा सकती है वो चीज़ों जैसे को। आप ही अपना हाथ ठंडे पानी में अगर डाल देते हो तो अकड़ जाता है ना,
बिल्कुल उस हिसाब से। एक और है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जिन्हें आर्थराइटिस है उन्हें एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहिए, मिथ और फैक्ट? ये तो बिल्कुल ही गलत होएगा जी, बिकॉज आई थिंक अगर एक नंबर वन एडवाइस इस प्रोग्राम के एंड में लेके जानी चाहिए कि आपको एक्सरसाइज रेगुलरली और वर्जिश करना, एक्चुअली दो ही चीज़ें हैं। अगर आप कर सकते हो अपने लिए, अपनी एक्सरसाइज वर्जिश कर लो और अपना वज़न कम कर लो, इससे बढ़िया तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। छोड़ दो किसी की डॉक्टर के जाना, एक्सरे करवाना, ब्लड टेस्ट करवाना, यही दो चीज़ें कर लो। दिस इज़ द बेस्ट, जो आपके हाथ में है वो यही है। ओके, ठीक है। एक और है, आजकल जैसे लोग उंगलियां चटकाते हैं तो इससे भी बोलते हैं कि आर्थराइटिस का खतरा होता है, तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, है? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो जो हम लोग ये उंगलियां चटकाते हैं पैरों की, हाथों की, दैट इज नॉर्मल? वो बेसिकली हमारे अंदर की, अंग्रेजी में हम कहते हैं नर्वस एनर्जी को निकालना। ये आपका सडनली आपके नाइट्रोजन एक्सचेंज बोला गया है, उसकी वजह से होता है। या जोड़ के बीच में कोई गद्दी वो एक स्नैप करती है, तो उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन लगता है। नहीं, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। एक और है कि जो लोग डेस्क जॉब करते हैं, जिनकी सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है, बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, उन्हें ज़्यादा चांसेस है आर्थराइटिस होने के? उसमें कमर के प्रॉब्लम्स हम लोगों की प्रैक्टिस में बहुत देखे गए हैं, क्योंकि आजकल लोग 8 घंटा, 10 घंटा, कई बार 12 घंटे की भी अपने ऑफिस में लगे रहते हैं। हम लोगों का यही एक सिंपल सजेशन एडवाइस रहेगा, आप बीच में ब्रेक ज़रूर लीजिए। अगर आपकी बहुत लंबे घंटे हैं काम करने के लिए, आपकी कुर्सी अच्छी होनी चाहिए, आपके वर्किंग स्पेस एक सही हाइट पे होनी चाहिए। अगर आप स्क्रीन्स का यूज़ करते हैं, स्क्रीन से मेरा मतलब कंप्यूटर्स, आईपैड, फ़ोन, तो उसकी जो लेवल है वो आँख के लेवल पे होना चाहिए। तो किसी भी कंप्यूटर में नीचे आप लकड़ी का बॉक्स या कुछ किताबें रख दें, जिससे उसकी ऊंचाई आई लेवल पे आ जाए। और बीच बीच में हर कुछ देर बाद आप ब्रेक लीजिए। कई देशों में आजकल हाइब्रिड वर्किंग स्पेस बताई जाती हैं कि आप खड़े होकर भी कुछ देर काम कर सकते हैं। वो चीज़ क्योंकि अब ये ज़रूरत बनती जा रही है एंड कहीं यंगर लोगों की ज़िंदगी का है, आई थिंक दिस इज रिकमेंडेड। ओके, तो ब्रेक जैसा आप कह रहे हो, तो ब्रेक इन केस उठ करके उन्हें अपनी सीट से चलना है थोड़ी देर के लिए, चलना, स्ट्रेच करना है। Okay. अगर बीच में एक्सरसाइज का कोई मॉड्यूल कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें, बट ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक जरूर लें, एक जगह बहुत ज्यादा देर तक बैठे ना रहे, क्योंकि उस वजह से एक तो पोस्चर भी खराब होता ही है, बिल्कुल। एंड देन जितना टहलेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा। हमारे अंग दो भाग में बटाए गए हैं, हमारे हाथ पैर, जिसको हम लोग दूर का स्केलेटन कहते हैं, और हमारी मेन ट्रंक, ओके, छाती और पेट। तो हमारे को सोच लीजिए, मुझे एक पेन उठाना है तो मेरा ब्रेन इस मसल को सिर्फ तभी तंग करता है कि भाई करो, लेकिन मेरे ट्रंक के मसल्स, मैं सोया, बैठा, लेटा, खड़ा, कुछ भी पोजीशन हो, वो 24 घंटे काम करते हैं। तो जो डेस्क जॉब वाले लोग हैं उनको अपनी ट्रंक मसल्स को, कोर स्ट्रेंथ को ज़रूर बनानी है, और उसके लिए ये ब्रेक और एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ग्रेट, ठीक है। डेस्क जॉब वालों की बात की हमने, कुछ लोगों की जॉब होती है खड़े रहते हैं दिन भर, तो क्या उन्हें ज़्यादा, मतलब जो ऐसे कि बहुत टाइम तक खड़े रहते हैं, हर दिन 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उन्हें है चांसेस आर्थराइटिस होने के? ये स्टडी हो चुकी है जी, कई बार ये स्टडी हो भी चुकी है कि एक्चुअली खड़े होने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जितनी आप अपनी मसल्स की लोडिंग करेंगे, जितनी आप अपनी बोन्स की लोडिंग करेंगे, आपकी स्ट्रेंथ बेटर हो जाती है, आपकी कोऑर्डिनेशन बेटर रहती है, आपकी स्टेबिलिटी बेटर रहती है। सो द स्ट्रॉन्गर योर कोर मसल स्ट्रेंथ इज़, काफ़ी चांस है कि जो बाकी के जोड़ों में कम असर आएगा। सो कोई ये बिल्कुल गलत होएगा कहना कि खड़े होकर काम करते हैं तो उनको आर्थराइटिस ज़्यादा होती है। ओके, खड़े होने में कुछ और बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे पुलिसमैन, आर्मी मैन, सर्जन्स, इन सब लोगों को जो खड़े होकर बहुत देर काम करना पड़ता है, उनको पैरों की वेन्स का प्रॉब्लम आता है। कई बार उससे लोग मिस्टेक करते हैं, क्योंकि मेरे पैरों में, पिंडलियों में दर्द आ रहा है तो ये मेरे जोड़ की प्रॉब्लम है, वो एक अलग कैटेगरी का प्रॉब्लम। लास्ट वन होगा कि ये बेसिकली औरतों से रिलेटेड है, जो लोग हील्स पहने रहते हैं, मैंने भी पहना हुआ है इनफैक्ट, तो हमें मतलब दिन भर हम हील्स पहन के रह रहे हैं, ऑफिस में हैवी बैग्स कैरी करते हैं, आजकल जो शोल्डर बैग्स हमारे आते हैं वो एक साइड पे पूरे टाइम हम कैरी किए रहते हैं, तो क्या इससे कुछ चांसेस है आगे चलकर आर्थराइटिस या कुछ भी जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की? इसमें क्या मिथ है या फैक्ट है? कुछ तो इसमें सत्य है जी, बिकॉज जब हम हील्स पहन के रहते हैं, हमारी बॉडी की ओवरऑल लोडिंग जो होती है
वेट ट्रांसमिशन जो हमारा सर से नेक से नीचे से लेके आता है वो अलग हो जाता है और हम ज़्यादा प्रेशर आगे की तरफ डालते हैं, स्पेशली द फ्रंट ऑफ द नीज पे हम ज़्यादा वेट डालते हैं। हमारी पाँव की पोजीशन भी ऐसी हो जाती है कि हमारी काफ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, छोटी हो जाती है, तो हमारी क्षमता कि पाँव ऊपर की तरफ आ सके कम हो जाता है। सिमिलरली जब आपने बैग अप सेंट्रली, एवरीथिंग इज सेंट्रल जी, बॉडी के अंदर ना जितना आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द एक्सिस डालोगे उतना बेटर रहेगा। जैसे मैं बैठा हूँ तो अगर मैं सीधा बैठा हूँ तो मेरा वेट बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में जा रहा है, जैसे ही मैं ऐसे करके बैठ गया मेरा वेट डिस्ट्रीब्यूशन ही इम्पॉर्टेंट। सिमिलरली बैक को जब भी मैं ऐसे करूँगा मैं हमेशा एक तरफ को होके करूँगा। जब भी मैं एब नॉर्मल लोडिंग करूँगा मेरे बॉडी में, हालांकि ये कहना सत्य होएगा कि मैं रोज़ रोज़ तो ना करने वाला हूँ, बट इट्स जैसे लोडिंग पैटर्न की एक साइड की मसल थोड़ी सी तंग करनी शुरू कर देंगी। सो बेटर है अगर आप सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन रखें, प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन रखें, फ्लैट प्लेटफॉर्म पहन लीजिए। प्लेटफॉर्म इज़ एक्चुअली मच मोर यूजफुल। आप अपने आप आई थिंक मोस्ट लेडीज़ अंडरस्टैंड कि प्लेटफॉर्म के साथ वो काफ़ी टाइम निकाल लेती हैं, हील्स के साथ स्पेशली, और पाँव ना पूरा का पूरा प्रेशर आगे की तरफ चले जाता है। हाँ, तो आपने जैसे हैंडबैग्स की बात की कि हमारा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो तो मजदूर मेगा हैंडबैग्स और शोल्डर बैग, आपने पर्स का जो एग्जांपल अभी लिया, आजकल अगर आप देखें आपका लैपटॉप भी उसी में है, हाँ एग्जैक्टली, आपकी शायद पानी की बोतल भी उसी में खाने है, के टिफिन हो सकता है कुछ और चीजें भी उसी में होंगी। हम लोगों ने एक किया था एक जनरल चेक, लेडीज बैग या लोगों के शोल्डर बैग 7 किलो से 11 किलो तक पहुंच जाते हैं। तो अगर आप वो चीज़ एक तरफ लोड करके, और ये चीज़ तो कई घंटों के लिए, जो मार्केटिंग जॉब्स में है वो तो बहुत देर तक बाहर रहते हैं, तो इस चीज़ को करेंगे तो आपको एक साइड का सिवियर पेन्स एंड एक्स आने शुरू होंगे, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में ट्रिगर स्पॉट्स कहते हैं। लोग कहते हैं जी हमारी पीठ पे गिल्टियाँ हो गई हैं, परिवार ने हाथ लगाया था तो वहाँ गिल्टी महसूस होती है, बहुत दिक्कत है, कोई गड़बड़ तो नहीं, वो बेसिकली मसल बुरी तरह से क्रैम्प में चला जाता है। सो डू इट इन मॉडरेशन। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको हैवी लेके जाना है, जो ट्रॉली टाइप की कोई चीज़ रख लीजिए। तो जैसे इसी में मेरा एक और एड ऑन क्वेश्चन रहेगा कि हमने बात की वेट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो मजदूर मतलब बेसिकली जो मजदूर लोग होते हैं तो वो इतना डेली वेट उठाते हैं, अपने पीठ पर रखते हैं, कैरी करते हैं, तो क्या उनके साथ भी सेम सिचुएशन है? उन्होंने सालों साल अपनी बॉडी को टोन अप करके वो काम करना शुरू किया है और वो रोज वो काम करते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा, अगर आपने देखा हो कोई भी अच्छा मेहनत करने वाला बंदा वजन ज्यादा नहीं होता, वो बिल्कुल परफेक्ट फिट मस्कुलर होता है। एक और चीज आपने अभी तक नहीं पूछी, वो सनलाइट का खेल। सूरज की रोशनी में मोस्ट ऑफ द वर्कर्स काम करते हैं, तो सूरज की रोशनी के फायदे भी उनको ही मिलते हैं, हमें तो नहीं मिलते, हम तो आर्टिफिशियल लाइट्स में हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो बीच में ब्रेक्स भी अगर आप देखें पूरे लेते हैं। वो कभी भी अपने ऑर्गन्स को, अपने टिश्यूज को एक लिमिट से ज़्यादा काम करके ख़त्म नहीं करते। एक स्पोर्ट्स कार की मेंटेनेंस और एक फैमिली कार की मेंटेनेंस अलग होगी और उसका वेयर एंड टेयर भी अलग होगा। बिल्कुल, ये चीज़ तो आपने बहुत सही कही है। और आपने यहाँ पे जैसे विटामिन डी की बात की, सनलाइट की बात की, तो बेसिकली एक यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ऑफ सवाल होगा कि सनलाइट आपने कहा कि वो पूरे दिन की सनलाइट अच्छी होती है या सिर्फ एक टाइम तक की सनलाइट इज गुड? हम लोग एज डॉक्टर्स, क्योंकि ऑब्वियसली सब लोग कामकाज वाले लोग हैं, तो हम बेस्ट टाइम ऑफ द सन के बारे में बात करते हैं, जो कि 10, साढ़े 10 बजे, 11 बजे हम लोग मानते हैं बेस्ट होगा। और ये नहीं है कि आपको खुले आसमान में जाके अपने आप को बिल्कुल भुनाना है, नहीं, आप अपने ऑफिस में या घर में एसी कमरे में बैठे हैं, लेकिन विंडो से आपके शरीर पे सीधी सनलाइट आनी चाहिए, विदाउट सनब्लॉक, विदाउट ऑयल्स। कई बार हमने देखा है, हम अपने फैशनेबल, जैसे आप सुंदर फैशनेबल लोग, वो कहते हैं जी हमने तो सन पूरा लिया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सन ब्लॉक लगा लेते हैं। तो कोई सनस्क्रीन वगैरह नहीं, और आपकी खाल डायरेक्टली एक्सपोज होनी चाहिए। हाफ एन आवर इज गुड इनफ। पर तकरीबन 15 मिनट से 30 मिनट काफ़ी है, मगर विद फुल एक्सपोजर, विदाउट अ क्लॉथ कवर, एंड द बेस्ट टाइम इज़ बिटवीन 10:30 to 1 o'clock। उसके बाद सन की रेज की जो उनकी ऑब्लिक्विटी होती है वो बढ़ जाती है, सो द इफेक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, तो सनलाइट को लेकर आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है। और मेघना, हमारे देश में, पूरे देश में साल भर सन होता है। कई देशों में तो 3 से 6 महीने सूरज ही नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा, कभी सूरज निकला है सारे लोग सन बेदिंग के लिए चले जाते हैं।
हमारे यहाँ पे रिलीजियस कल्चरल इतनी डाइवर्सिटी की वजह से सन होने के बावजूद भी लोग सन नहीं ले रहे। नहीं, ये चीज़ तो आपने सही किया। और हालांकि जिसके मन में सनलाइट को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। कोई लोग कहते हैं सुबह की लाइट अच्छी होती है, तो आपने एक टाइम बता दिया कि 10:30 से 1 बजे तक की जो सनलाइट है वो हमारे लिए अच्छी है, और 15 से 30 मिनट तक की सनलाइट हम ले सकते हैं, लेकिन विदाउट एनी सनस्क्रीन और कोई शरीर पर कुछ कपड़ा नहीं होना चाहिए। लेट इट अब्जॉर्व इन यू। ठीक है, ग्रेट। एक और सवाल होगा मेरा सर आपसे कि बैडमिंटन प्लेयर है साइना नेहवाल, 34 साल एज है उनकी, फिट रहती हैं, एक्टिव है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बट उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ली ये बोल करके कि उन्हें आर्थराइटिस है। तो जैसा कि अब लोगों के मन में भी ये सवाल आया है कि भाई वो स्पोर्ट्स पर्सन है, इतना फिट रहती हैं, वो खुद को इतना एक्टिव रहती है, एक्सरसाइज करती होंगी, उनका डाइट भी अच्छा होगा, उसके बावजूद भी उन्हें ये प्रॉब्लम हो गई। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो लोग हर चीज़ करते हैं उसके बावजूद भी फिर प्रॉब्लम क्यों होती है आर्थराइटिस की? स्पोर्ट्स के लोग अगर देखे जाए तो उनकी कहानी कुछ अलग होती है। हम लोग जैसे स्पोर्ट्स रिक्रिएशन, हम फिटनेस की बात करते हैं, हम सोचते हैं जी हमने हफ्ते में 3 दिन अगर हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाग लिया हमारी फिटनेस के लिए काफ़ी है, विच इज़ नॉट बैड। मतलब कि अगर हमारी उम्र में देखा जाए तो बुरा नहीं है, बट उनकी कैटेगरी एक अलग दर्जे की होती है। उनके लिए मतलब कि ये रोज़ के 5 किलोमीटर भाग लेना हफ्ते में 7 दिन भी कर लेंगे तब भी बहुत कम है। मतलब कि उनकी जो लेवल ऑफ एक्टिविटी, अगर वो 8 से 10 घंटे एक्सरसाइज करें, खेलेंगे, तब जाके उस लेवल तक वो प्लेयर बन पाता है। राइट। वो एक लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके अंदर तुम्हारी चांसेस कि आपको जोड़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आए, मोर देन, मतलब कि हम ये छोटे मोटे प्रेशर की बात इसमें कहते हैं हाइपर लोडिंग हो रही है। मतलब कि उसके ऊपर इतना जोर डाल रहे हो कि कार्टिलेज भी करा उठता है कि जी थोड़ा सा कम काम ले लो। उतनी उसके ऊपर से फिटनेस करना, उसके ऊपर से डाइट रेगुलेशंस करना, उसके ऊपर से अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा के लेना, वो एक अलग दर्जे का ही काम है। और उसमें भी ये नहीं है कि मतलब कि हर एक को ही होएगा, बट डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनके लिगामेंट्स पे, उनकी मसल्स पे ज़्यादा जोर आता है, ज़्यादा प्रेशर आता है, इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं उस लेवल के स्पोर्ट्स में पहुंचने के लिए। सो जो साइना कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा कि हर एक स्पोर्ट्समैन को होता है, बट काफ़ी कॉमन है। उसके ऊपर से वैसे अलग अलग चीज़ें जैसे जेनेटिक फैक्टर्स वगैरह उसके ऊपर से प्ले कर जाती हैं, बट स्पोर्ट्समैन ऑफ दैट कैलिबर उनके लिए तो चांस ज़्यादा है प्रॉब्लम्स होने। ओके, तो यहाँ पर लोग जैसे कहते हैं कि इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। इंटेंस एक्सरसाइज, ये जो Intense exercise मैराथन रनर्स वगैरह होते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है कि इट इज़ वेरी मूल रूप से देखा जाए तो ठीक है, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है, बोन्स के लिए अच्छा है। जोड़ों के लिए थोड़ा बहुत ख़राब है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल आपके लिए बहुत बेहतर है अगर आप करते रहें तो इंटेंस एक्सरसाइज में जैसे कि एक और है, आजकल लोग मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उसके चक्कर में वो सुबह में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रात में भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके साथ ही प्रोटीन पाउडर भी इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी चांसेस है आर्थराइटिस होने के? वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा सा हम समझें हमारा घुटने का जोड़ किस टाइप का जोड़ है। हमारे घुटने का जोड़ एक कब्जे वाला जोड़ है, जिसको अंग्रेजी में हिंज कहते हैं, दरवाज़ा खिड़की कब्जे का जोड़ है। लेकिन वो प्योर कब्जा नहीं है, उसमें थोड़ी सी हरकत, रोटेशन की भी, गोल घूमने की भी है। तो अगर हम थोड़ा सा उस चीज़ को सोचें, ये स्पोर्ट जैसे आपने साइना नेहवाल का एग्जाम्पल लिया, जब वो स्पोर्ट्स बैडमिंटन का करती हैं तो वो कहीं पे पैर फंसा के, जिसको हम कहते हैं सडन एक्सेलरेशन डिसेलरेशन, रुकना और चलने वाला काम करती हैं, जिसमें घुटने के जोड़ में हल्की सी लचक, रोटेशन भी आती है। जोड़ के बीच में जो हमारी गद्दियाँ होती हैं, जिसको अंग्रेज़ी में मेनिस्कस कहते हैं, वो जैसे पुराने ज़माने में मसाला कूटा जाता था, इस रोटेशन से उनकी ज़िंदगी कम होने लगती है। अब यही चीज़ जैसे डॉक्टर बेदी ने कहा, हम कई घंटे, 7-8 घंटे कॉम्पिटिटिव लेवल के लोगों में करेंगे तो वो मेनिस्कस हमारा उम्र से जल्दी फटना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल गेम्स खेलते हैं, वो रुक नहीं सकते, तो वो अपने आप को उस छोटी छोटी चोटों के बावजूद चलाते रहते हैं और वो चोटें जुड़ती जाती हैं। इसीलिए कई बार स्पोर्ट्स लोग मैन का करियर एकदम से जल्दी ख़त्म हो जाता है, जबकि एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बीच में कोई अगर ज़्यादा भारी चोट लग जाए, जैसे ऋषभ पंत का एग्जाम्पल लें, उनका बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके घुटने के सारे जो
मेन रस्से थे वो टूट गए थे। सर्जिकली बहुत अच्छा काम हुआ, ऋषभ ने खूब मेहनत की एंड ही इज बैक इन एक्शन। लेकिन इन सब चीज़ों का आपके जोड़ के ऊपर कुछ ना कुछ असर आएगा, अभी नहीं, आने वाले सालों में आएगा। तो वही है, मतलब कि जैसे इंटेंस एक्सरसाइज वाली बात है कि उन लोगों को जो भी चीजें करते हैं वो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव बट हिसाब से। मैंने आपको पहले कहा, स्पोर्ट्स कार और फैमिली कार की मेंटेनेंस अलग है, लाइफ अलग है। एग्जैक्टली। स्पोर्ट्स कार के टायर एक रेस में 2 बार बदले जाते हैं, आपकी फैमिली कार के टायर 50,000 किलोमीटर के बाद बदले जाते हैं। एग्जैक्टली। सो छोटी छोटी चीजें अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो काफ़ी उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, ओके। सर मेरा आपसे सवाल होगा कि थेरेपी ट्रीटमेंट्स कितने हेल्पफुल होते हैं आर्थराइटिस को सही करने में, और कोई ऐसे थेरेपी ट्रीटमेंट्स जो आप बताना चाहेंगे जिसके बारे में? फिज़िकल थेरेपी जो हम जिसकी हम बात करते हैं उसके कई एलिमेंट होते हैं। एक होता है जो फिज़िकल एलिमेंट होता है, एक होता है जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होता है। Okay. जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जैसे कोई अल्ट्रासाउंड कहेगा, आईएफटी कहेंगे, शॉर्ट वेव डायथर्मी, लेजर्स वगैरह कहेंगे, उनका फ़ायदा काफ़ी है। अगर आपकी पेन एकदम बड़ी एक्यूट हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसको लेवल को कम करने के लिए, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो, सूजन कम हो, उसके अंदर ये फ़ायदे में करती हैं। Okay. दूसरी जो थेरेपी है वो है फिज़िकल थेरेपी। फिज़िकल थेरेपी में जोर दिया जाता है कि जोड़ की मोबिलिटी को लेके को इंक्रीज़ किया जाए, आपकी मसल्स की टोनिंग की जाए, आपकी स्ट्रेचिंग की जाए, आपकी जैसे योगा जैसी चीज़ें भी आजकल फिजियोथेरेपी में हम मिलाते जा रहे हैं। तो ये सब वाली करेंगी क्रॉनिक चीज़ों के लिए जो लंबी दौरान के लिए हो चुकी हैं, और इनका फ़ायदा लंबे दौरान के लिए बेटर होएगा, प्रिवेंशन के लिए बेटर होएगा। जो तीसरा एलिमेंट होता है वो थिंग्स लाइक क्रायोथेरेपी, जिसे हम कोल्ड टेम्परेचर से, जैसे कोल्ड पैक्स वगैरह आइस पैक से करते हैं, या फिर वार्म थेरेपी से कर सकते हैं, वो उसका तीसरा एलिमेंट होता है। हर एक चीज़ का अपना रोल है, हर एक चीज़ का अपना फ़ायदा भी है, एंड हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, किस दर्जे की प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, कब से चल रही है, वो अलग अलग चीज़ें हैं, बट तीनों का ही फ़ायदा है। मतलब बॉडी टू बॉडी इट डिपेंड्स, एंड उस हिसाब से फिर चीज़ें हम करा सकते हैं। बट वही है कि एक बार आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर ले ये सभी चीज़ें ट्राई करने से पहले, तो आपके लिए भी बेटर होगा, आपकी बॉडी के लिए भी बेटर होगा। ओके, ठीक है। सर मेरा आपसे एक और सवाल होगा कि वेट मैनेजमेंट कितना मैटर करता है आर्थराइटिस के लिए, एंड आप इसमें प्लीज़ ये भी इंक्लूड करिएगा कि औरतों के और आदमियों के दोनों के वेट मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और दोनों को कैसे अपना जो वेट है वो मैनेज करना चाहिए ताकि आर्थराइटिस से बचा जा सके। बहुत बढ़िया सवाल। जो आपकी ऊंचाई और जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, कई लोगों का छोटा फ्रेम होता है, मीडियम फ्रेम या लार्ज फ्रेम, उसके हिसाब से आप बड़े आसानी से आजकल नेट के ऊपर आपको ये चार्ट्स मिल जाएंगे कि मेरा बॉडी साइज उम्र के हिसाब से मेरा इस हाइट पे कितना वजन आइडियल है, बिल्कुल सही है। उसके 5% ऊपर नीचे आप फिर भी आपका जोड़ टॉलरेट करेगा। लेकिन अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो वजन लेने वाले जोड़, खासतौर से कूल्हे, घुटना और गट्टा, एंकल, इनकी लाइफ के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे जैसे आप वजन और बढ़ाएंगे, आपका थोड़ा सा चर्बी ज़्यादा हो जाएगी, मसल कम होगा, तो और लोड आपके जोड़ पे आएगा। लेडीज़ में, औरतों में जब महीना बंद होता है, माहवारी बंद होती है, उसको हम लोग अंग्रेजी में मीनोपॉज कहते हैं। यूजुअली हमारी इंडियन पॉपुलेशन में औरतों का मीनोपॉज करीबन 45 से 50 साल पे आता है। 50-45 साल के बाद मीनोपॉज की असर के बाद एकदम से शरीर में चर्बी की मात्रा औरतों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे वो खाना खाएं या ना खाएं, वो एक बदलाव आएगा। तो जैसे आपने पूछा, औरतों को उस एज में ज़्यादा ध्यान देना है कि वजन ना बढ़े। दूसरा, मीनोपॉज होते ही उनके शरीर की हड्डियों को जो सुरक्षा मिल रही थी उनकी हार्मोन से, वो बंद हो गई, तो हड्डी पोली होती जा रही है, वजन बढ़ता जा रहा है। इससे उनकी दिक्कतें, इसीलिए औरतों में जोड़ों की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। राइट। आदमियों में कई बार आजकल तंबाकू और शराब का सेवन बहुत है, उससे भी हड्डी कमज़ोर होती है और जोड़ों का प्रॉब्लम और वजन भी बढ़ता है, तो वहाँ से आदमी लोगों को प्रॉब्लम आती है। ओके।
तो आपने जैसे मीनोपॉज की बात कही, तो जब तक मीनोपॉज नहीं आता है तो हार्मोन्स ही जो औरतों के शरीर को वो बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट करके प्रोटेक्ट रखते करते हैं। हैं। या तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई थिंक जो लोग मतलब यूजुअली तो लोग परेशान नहीं होते, पीरियड्स आते हैं तो दर्द, क्रैम्प्स, लेकिन ये है कि आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा करके रखते हैं ये चीज़ें। ठीक है, आपने स्मोकिंग और अल्कोहल की बात की। सर मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या स्मोकिंग और अल्कोहल आर्थराइटिस के लिए बुरी तो है ही वैसी है, तो आर्थराइटिस पे क्या उसका कोई रोल है? स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से भी चांसेस है आर्थराइटिस होने के? स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जो शरीर में जैसे डायबिटीज़ होती है हर भाग में कोई ना कोई नुकसान करती है। स्मोकिंग का तकरीबन तकरीबन वैसे ही नुकसान है हमारे शरीर के ऊपर। स्मोकिंग में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स को पतला कर देते हैं, खून की जो नाड़ियाँ होती हैं उनको पतला कर देते हैं। हर एक जगह पे जहाँ पे खून हमारे पूरे शरीर में हमें न्यूट्रिशन के लिए खून की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ वो खून पतला होता है, खून की नाड़ियाँ पतली होती जाती हैं, वहाँ पे सप्लाई कम होती जाती है। सप्लाई कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गई, न्यूट्रिशन कम हो गई तो आपकी मसल्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी बोन्स वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। तो हर बार देखा गया है जब भी स्टडीज़ हुई हैं कि उन लोगों में मसल्स की मात्रा कम है, उनकी हड्डियां ज़्यादा जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो हमारी मेन न्यूट्रिशन है, हमारी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती जाती है। अल्कोहल का असर ज़्यादातर लिवर पे होता है, बट सामूहिक तौर पे जब देखा जाए तो सिगरेट और अल्कोहल तकरीबन शराब और स्मोकिंग का सेवन इकट्ठा ही होता रहता है। तो ज़्यादातर ये कैटेगरी के लोग जो दोनों की मात्रा ज़्यादा रखते हैं उनकी तबीयत ज़्यादातर ख़राब रहती है। या तो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा या कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ज़्यादातर आप लोग देखोगे वो पतले होते हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी मसल्स वगैरह में कोई बॉडी मास इंडेक्स जिससे अभी बात कर रहे थे कम ही होता है। सो हालांकि लिवर का डायरेक्ट कोरिलेशन विटामिन डी पर तो है बट बोन्स के ऊपर नहीं है, बट स्मोकिंग का डायरेक्ट कोरिलेशन अल्कोहल का नहीं। अल्कोहल का नहीं। तो आपने जैसे स्मोकिंग की बात कही, यहाँ पर एक और मेरे मन में सवाल होता है, कई लोग जैसे 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बहुत स्मोकिंग की उन्होंने, फिर अचानक से हुआ कि चलो अब छोड़नी है, तो अब स्मोकिंग छोड़ दी है उन्होंने। तो अब जैसे उनको छोड़े हुए 4, 5, 6, 7 साल हो गए या और लंबा टाइम ऑफ पीरियड, तो क्या उसके बावजूद भी उन्हें चांसेस हैं होने के आर्थराइटिस? डायरेक्ट कोरिलेशन तो मैं कहूँगा कि मतलब कि अब ये प्रूव करना स्टैटिस्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसके बाद कितना। ये ज़रूर है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद 2 से 5 साल के बाद तक कुछ उसकी जो हमारे साइड इफ़ेक्ट हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो फ़ायदा है, मतलब कि अगर आप सोच रहे हो 40 की उम्र में अगर आप बोल रहे हो यार अब क्या फ़ायदा है, मतलब कि उस वक्त भी आप करोगे तब भी कुछ तो है। बट ये नहीं है कि मैं स्टैटिस्टिकली आपको दिखा सकूँ जी कि देखो 5 साल पे इतना फ़ायदा होएगा, 10 साल पे इतना फ़ायदा ज़रूर। बट फ़ायदा है। मेगा, मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा। स्मोकिंग अल्कोहल हमारे शरीर की रिपेयर, भरपाई करने की क्षमता गिराता है। तो आपके जोड़ों की जो भी हल्की पुल्की भी नुक्स आ रहे हैं, ये दोनों चीज़, क्योंकि इतने ये नेगेटिव फ्री रेडिकल्स बॉडी में घुसा देता है कि शरीर उसी से जूझता रहता है, तो आपकी रिपेयर कैपेसिटी गिरती है। दूसरा, औरतों में इन दोनों चीज़ों का असर कहीं ज़्यादा देखा गया है आदमियों के मुकाबले में। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आदमियों को करना चाहिए, ये मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर से आजकल यंगस्टर्स में ये चीज़ शुरुआत होती है। और मतलब सोशल ड्रिंकिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है कि उसकी वजह से, जैसे डॉक्टर बेदी ने कहा, आपका विटामिन डी के ऊपर अटैक आता है अल्कोहल से थ्रू द लिवर। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे, हड्डियां आपकी पोली पड़ने लगेंगी। जब आपकी हड्डी कमज़ोर होगी, जोड़ भी खराब होगा। तो एक साइकिल बन जाती है। तो ख़ास तौर से हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे, यंग गर्ल्स ये वाली चीज़ बिल्कुल इस चीज़ के लिए ना करें। ऐसे तो स्मोकिंग अल्कोहल सबके लिए ही बुरी है, बट स्पेशली कुछ लोगों को एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। तो जैसे सर ने बताया, जो भी यंग गर्ल्स है या मोस्टली जो विमेन है, प्लीज़ अवॉइड, आदमी लोग भी अवॉइड करें स्मोकिंग और अल्कोहल, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन सर, आपसे मेरा सवाल होगा कि आर्थराइटिस से खुद को बचाने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, और अगर आर्थराइटिस हो गया है तब भी क्या खाएं, क्या ना खाएं? बहुत बढ़िया सवाल। हम लोगों ने जैसे अभी तक बात की, आपकी जोड़ों की बीमारी हड्डियों से लिंक्ड है।
अगर हड्डियों में जान अच्छी रहेगी तो आपके जोड़ उतने ज़्यादा सही चलेंगे। तो अच्छा आहार लें, शाकाहारी लें या मांसाहारी लें, हमें उससे फ़र्क नहीं है। आपके खान पीन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, गुड क्वालिटी और पर्याप्त प्रोटीन्स आपके खाने में ज़रूर चाहिए। बहुत ज़्यादा घी तेल वाला खाना आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल ही रहित हो। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारे खान पीन में वो ज़रूरी हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश आपके वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी सोर्स ऑफ कैल्शियम आराम से मिल जाता है। और हमारे पूरे देश में किसी भाग में भी चले जाएं, मिल्क प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नहीं खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सारी चीज़ों का सेवन सही मात्रा में करें, एक बैलेंस्ड डाइट लें। अगर आर्थराइटिस हो भी जाती है तो भी आपका ये डाइट सेम रहेगा। ये चीज़ वो चीज़ ना वाली भी नहीं है। शुरुआत में डॉक्टर बेदी ने एक चीज़ बोली थी, गाउट का प्रॉब्लम। जो गाउट का प्रॉब्लम होता है वो होता किस वजह से? कुछ टाइप की प्रोटीन्स आपका किडनी हैंडल नहीं कर पाता, तो वो जोड़ों में जमा होने लगती है और उससे बहुत तेज दर्द होता है। तो वो खान पीन का सेवन उन कुछ मरीजों में हमें कुछ समय के लिए रोकना पड़ता है। अदरवाइज रूल ऑफ थंब, टेक होम मैसेज, अच्छा बैलेंस डाइट लें। तो अच्छा बैलेंस डाइट वैसे भी नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सी बीमारियों से आपको बचाएगा भी। अगर आप आर्थराइटिस से भी बचना चाहते हैं तो प्लीज़ बैलेंस डाइट में अपनी ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करिए जो आपको सर ने बताई है। ठीक है सर, एक और मेरा आपसे सवाल होगा कि यूरिक एसिड और आर्थराइटिस का कोई रिलेशन है? और यूरिक एसिड बढ़ाने वाले कौन से फूड्स हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए ताकि आर्थराइटिस से बचा जा सके, अगर रिलेशन है तो? जब यूरिक एसिड की हमारी खून में मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे जो जोड़ होते हैं, स्पेसिफिकली कुछ छोटे छोटे जोड़ों के अंदर जाके ये यूरिक एसिड के जो दाने होते हैं वो जाके जमा हो जाते हैं। जब वो जमा होते हैं तो हमारे शरीर को लगता है वो फॉरेन बॉडी आ गई वहाँ पे, एक तरह से फॉरेन बॉडी भी है। तो जब वो उसको महसूस करती है तो उसके साथ रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस रिलेटेड टू यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से। बट वो तभी होता है जब हमारी यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, जो मात्रा खून में बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली जो जोड़ जो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, पाँव के छोटे जोड़ और उंगली और हाथ में भी आ सकते हैं, रिस्ट वगैरह में भी आ सकते हैं और एल्बो में भी आ सकते हैं। इसका जो आर्थराइटिस होता है, अभी हम जिसके विषय में बात कर रहे थे, उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। मगर उसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग तरीके की होती है, बिकॉज एकदम आना, गर्म हो जाना, बिल्कुल जैसे इतनी तीखी दर्द की अस्पताल भाग के चले जाना। अब यूरिक एसिड आता कैसे है? यूरिक एसिड हमारी प्रोटीन जब हमारे कंज्यूम होते हैं, उसका जब वो अपनी बॉडी में आ जाता है, जो बचा खुचा होता है वो हमारे जो खून में बच जाता है, जिसकी एक्सक्रीशन होती है, वो यूरिक एसिड कहलाती है। ये जो यूरिक एसिड है ये आता है हमारा सबसे ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड से, जिस भी खाने में प्रोटीन ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा हमारी मात्रा इन चीज़ों में मीट प्रोडक्ट्स वगैरह की ज़्यादा है। अदर थिंग इज़ अल्कोहल, स्पेशली वाइन वगैरह में इसकी प्रोडक्ट की मात्रा ज़्यादा है। हमारी जो शाकाहारी खाना है उसमें टमाटर, साग वगैरह में ज़्यादा है। जहाँ तक देखा गया है कि ज़्यादातर हम, बिकॉज हमारे अगर आप वेजिटेरियन हो तो इतनी ज़्यादा एक्चुअली पाबंदिश लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड अल्कोहल से जाती है वो कहीं ज़्यादा है बनस्पत इसके जो वेजिटेरियन फूड से आती है। सो स्पेशली अल्कोहल को तो स्पेशली अल्कोहल जैसे बियर वगैरह में, बियर, रेड वाइन वगैरह में, उसके अंदर मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो कम कर लो तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, ओके, मतलब रिलेशन है और कुछ चीज़ें अगर हम अवॉइड करें तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है। मेगा वेजिटेरियन फूड्स में भी मैं ऐड करना चाहूँगा, डॉक्टर बेदी ने कहा टमाटर में कच्चा टमाटर, अगर वो टमाटर जूस पिएंगे तो उनको अटैक आने का चांस ज़्यादा है, लेकिन टोमेटो सूप से नहीं उतना आता। जब पक जाता है तो उसका केमिकल फॉर्मुलेशन बदल जाता है। सलाद में टमाटर खाना वो भी एक प्रॉब्लम है। बैगन से बहुत हाई वैल्यूज़ बढ़ती हैं।
हमारे कुछ दालें हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती हैं। शुरू के अटैक में हम लोग वो दालें थोड़े टाइम बंद करते हैं, जैसे राजमा, सोयाबीन। ये वाली में एकदम से मात्रा तेज होती है। एक आजकल बड़ा डेकोरेटिव फ्रूट है, कीवी कहते हैं उसको, उससे भी एकदम से आपका अटैक प्रेसिपिटेट। कई बार ना पेशेंट आता है तो मैंने वाइन भी नहीं ली, ये भी नहीं लिया, तो हमें ढूंढना पड़ता है कि ये अटैक क्यों आया था। और एक बार उनको आप समझा दें तो उसमें फ़ायदा होगा। एक चीज़ और जो कि अटैक प्रेसिपिटेट करता है, वो कम पानी पीना। अगर आप पानी की मात्रा अच्छी करेंगे तो ये आपका यूरिक एसिड लेवल डाइल्यूट रहेगा। ओके, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन हो गया या बहुत सारे जो और भी चीजें, हॉलिडे पे जाते हैं तो हम, पानी, वेकेशन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है कि उनके मेटाबॉलिज्म में ना कोई एरर होती है जिसके कारण आता है। सो इट इज़ नॉट ट्रूली अ वेरी फूड रिलेटेड। हालांकि प्रिवेंशन के लिए वी नॉर्मली रिड्यूस इट, बट दे हैव उनकी कैपेसिटी टू सिक्रीट यूरिक एसिड निकालना कम होती है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। सर, आपसे मेरा एक और सवाल होगा कि अगर किसी को आर्थराइटिस, मतलब कोई भी इंसान है आर्थराइटिस का, उसको पेन हो रहा है, तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। हमारे देश में मसाजेस का बहुत शौक है पूरे देश में। एज ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हम टोटली डिस्करेज करते हैं कि वो ना करें जब आपको आर्थराइटिस का पेन है। ठंडी सेक लगाएं अगर आपके जोड़ में सूजन, दर्द या बहुत तीव्र कहीं पे आपको दिक्कत आ रही है। कोल्ड पैक, ठंडी सेक ज़्यादा फायदेमंद है, उससे दर्द की दवाई की भी मात्रा कम हो जाएगी। तो कोल्ड इज़ द इमीडिएट। हाँ, उसके बाद आपकी मेडिकल कंडीशन और उम्र अनुसार कौन सी सेफ दवाई आपको दर्द की दे सकते हैं, वो आपका या तो डॉक्टर या आप चूज करेंगे। ओके, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, जैसे आपने कहा कि कोल्ड थेरेपीज वगैरह जो है वो ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो स्प्रेज, ऑइंटमेंट्स डिस्करेज करें। ओके, ये सब चीज़ें नहीं, जो आइस पैक्स वगैरह हो गए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा डॉक्टर गुरिंदर कि कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स जो हम ले सकते हैं ताकि इससे बचा जा सके, जैसे कि अगर, क्या, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आर्थराइटिस का विटामिन डी की डेफिशिएंसी से और कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी से कोई रिलेशन है? डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है जी, इनडायरेक्ट कोरिलेशन है। अगर कोई सोचे कि मैं कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दूंगा तो मेरी आर्थराइटिस हो जाएगी, वो नहीं होने वाली। कार्टिलेज, जो आर्थराइटिस बीमारी है कार्टिलेज की, बोन्स की जो बीमारी है कमज़ोर होने की, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। उसमें विटामिन डी, कैल्शियम का बहुत रोल है। कार्टिलेज में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलग कारण है, अगर आपकी बोन सॉफ्ट हो तो लोडिंग हो जाएगी, वो अलग कहानी है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे देश में जब 80% लोग विटामिन डी जिनकी कम है, उनको वैसे लेने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, बिकॉज मसल टोन इनडायरेक्ट इफेक्ट, राइट, मसल टोन हो गई, बोन स्ट्रेंथ हो गई, वो फ़र्क पड़ गया। अब सोच कर लो कि ये सब मेरा है, तब भी मुझे आर्थराइटिस होती है। आंसर इज हाँ जी, हो सकती है। अब अगला, खाने की किस चीज़ से बेहतर रहती है? तो आजकल जो हम सप्लीमेंट्स वगैरह की बातें करते हैं, सप्लीमेंट इज़ अ वेरी वेरी बिग मार्केट आज की डेट में। एंड हर एक आदमी सोचता है कि कोई सप्लीमेंट से, कोई विटामिन वगैरह सप्लीमेंट्स वगैरह से लेने। विटामिन कोई डायरेक्ट नहीं है जो देखा गया है जो कार्टिलेज की हेल्थ पे फ़र्क करता है। ये ज़रूर है, अगर आप शायद पहले एक ज़माने में आया था, ट्रेंड आया था ग्लूकोसामीन और ग्लूकोसामीन कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट कहने का, हाइलुरोनिक एसिड खाने का, उसका आज की डेट में थोड़ा सा महत्व कम देखा गया है, बिकॉज उतना फ़ायदा लगा नहीं जितना होना चाहिए था। दूसरा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है वो कोलाजन के ऊपर चल रहा है, और कोलाजन के ऊपर लोग बोलते हैं कि उससे कुछ फ़ायदा हो जाता है। स्टडीज़ में इतना असर नहीं आया है। और जो चीज़ें हैं जो आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, एक है कर्क्यूमेगा। कर्क्यूमेगा आप हल्दी से बनती है, तो वो उसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के एक कैप्सूल में बन जाती है, तो उससे उसका थोड़ा सा एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल तो है। कुछ चीज़ें होती हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, हमने बात की थी सिगरेट और उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बढ़ाने की, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे कुछ सा फ़ायदा हो जाता है। हमने ये भी बोला था कि प्रोटीन अपनी
उसने बढ़ाइए। सो आई थिंक इस सेशन में हमें जितने भी आर्थराइटिस रिलेटेड क्वेश्चंस थे हमने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिए हैं। इंटरव्यू को एंड करने से पहले मैं आप दोनों से चाहूँगी कि हमारी ऑडियंस को छोटा सा मैसेज दें आप कि अभी के टाइम पर हम अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल बेहतर बनाने के लिए, ताकि आर्थराइटिस से आगे जा करके बचा जा सके और ना होने के चांसेस बहुत, मतलब आर्थराइटिस ना हो उसके चांसेस हम एकदम कम कर दें। तो प्लीज़ आप दोनों एक छोटा छोटा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। अगर आपको कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसके लिए किसी से बात कर लें। अगर वो ठीक ठाक नहीं हो रही, वेट ना बढ़े, आपकी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ी रहे, आपकी एक्टिविटी बढ़ी रहे, इससे बढ़िया आपके लिए कोई चीज़ नहीं हो सकती। हम लोग तो यही बताना चाहेंगे इसके अलावा कि अगर आपको कोई भी पुश्तैनी या वैसे बीमारी होती है, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करें, समय से अपने डॉक्टर को दिखा के उसका दवाई या जो भी उपचार है वो लेते रहें। शराब और तंबाकू का सेवन चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हो, जहां तक हो सके उसको डिस्करेज करें। नियमित मात्रा में इसका कहीं पे कोई जगह नहीं है। और सूरज की रोशनी इस देश में बतेरी है। अपने शरीर को कम से कम आधा घंटा हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर अपने शरीर को एक्सपोज करें, ताकि आपको विटामिन डी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो। अगर बाय चांस इन सब चीज़ों के बावजूद आपको जोड़ में हड्डी दर्द रह रहा है जो बढ़ रहा है, अपने किसी डॉक्टर को दिखा के सही समय पे उसका जो भी उपचार है, वो उपचार थेरेपी हो सकती है, दवाई हो सकती है, इंजेक्शन हो सकता है, या उससे आगे बेझिझक अपना सही समय पे इलाज कराएं। ये नहीं कि आज की छोटी बीमारी बढ़ जाए और उसके बाद आपको और बड़ा खर्चा और बड़ी तकलीफ आप और आपके परिवार को हो। बिल्कुल। जैसे कि सब कहते भी हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जितना हो सके अभी से हम अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं, डाइट अच्छा रखें, फिजिकली एक्टिव रहें, उतना ही ज़्यादा और भी बीमारियों से हम खुद को बचा सकते हैं और आर्थराइटिस जैसी बीमारी से भी खुद को बचा सकते हैं। एनबीटी स्वास्थ्य चर्चा में हमारे साथ जो 2 एक्सपीरियंस डॉक्टर्स मौजूद थे, उन्होंने अब तक अपनी हिस्ट्री में कितने लोगों को ट्रीट किया होगा, कितने पेशेंट्स आए दिन उनके साथ आते हैं। तो आप दोनों ने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, जितने भी आर्थराइटिस रिलेटेड सवाल थे उसके जवाब दिए। तो आई होप ऑडियंस को भी ये सेशन अच्छा लगा हो। आई होप आप दोनों ने भी इस सेशन को एंजॉय किया हो। सेशन खत्म होने से पहले डॉक्टर बेदी प्रेसिडेंट और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का, सब लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और ख़ास तौर से हड्डियों जोड़ों में बढ़िया ज़िंदगी मिले। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, आप दोनों हमारे साथ जुड़े इस सेशन में। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस। प्लीज़ इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करिएगा, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।